ओके, अब स्टेप ये बेसिकली हो क्या रहा है इस क्वेश्चन में, जिस दिन नया पार्टनर फर्म को ज्वाइन कर रहा है उस दिन उनकी पहले से जो बैलेंस शीट एग्जिस्ट कर रही है वो आपको दे रखी है, और उन्होंने बोला है ऑन द अबव डेट they agree to admit C into partnership and giving him 1/5 share in the profits on the following conditions। एक डी पॉइंट में इनकी एनपीएसआर भी दे रखी है, तो इसका मतलब है कि आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालनी पड़ेगी। ये मैं जो भी आपके सामने स्क्रीन पे करूंगा, ये मैंने इनके अगले पेजेस पे ना ये बना के दे रखे हैं, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट और न्यू बैलेंस शीट, और साथ में कुछ वर्किंग नोट्स में ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना। तो ये सारा कुछ मैंने अगले 2 पेजेस में बना रखा है, लेकिन मैं इसको स्क्रीन पे आपके सामने सॉल्व करूंगा। ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर। तो स्टेप नंबर 1 है, अब मैं स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन कर रहा हूँ, इसकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि नॉन स्टॉप ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, बीच में कोई ब्रेक ना आए। तो स्टेप नंबर 1, आप मैं ना अपने मोबाइल में मैंने यहाँ स्टेप्स खोल रखे हैं, मैं स्टेप्स मोबाइल में से रीड करूंगा। आप लोग अपने सामने क्वेश्चन रखो, क्योंकि आप क्वेश्चन रखना ज्यादा जरूरी है बजाय स्टेप्स के। स्टेप्स तो आप बाद में भी देख सकते हो, मैंने भेज तो दिए ही हैं ग्रुप पे। ठीक है ना, मैं स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को कर रहा हूँ। स्टेप नंबर 1 है ड्रॉ ऑल द नेसेसरी अकाउंट्स फर्स्ट। अब देखो, बहुत सारे स्कूल्स के टीचर्स की एक हैबिट होती है, वो ये कहते हैं कि पहले मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट पूरा बना लो, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए लाइंस खींचो। ठीक है, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूरा बना लो, फिर बैलेंस शीट के बारे में सोचो। लेकिन आपको 11th में एक बात ध्यान है, आपका एक चैप्टर हुआ करता था जिसका नाम था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ध्यान है चैप्टर? फाइनल अकाउंट्स याद है? ध्यान है फाइनल अकाउंट्स, जिसमें आप ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाया करते थे। उसमें स्कूल के टीचर कहा करते थे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बना लो, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, फिर बैलेंस शीट बनाओ। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी बैलेंस शीट कभी एक बारी में मैच होगी नहीं। तो कायदा ये कहता है कि हमको एक साथ ही बनाने चाहिए तीनों, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। तो मैं यहाँ पर बिल्कुल उसी तरीके से चल रहा हूँ कि सारे अकाउंट एक साथ ही बना रहा हूँ। तो स्टेप नंबर 1 है ड्रॉ ऑल द नेसेसरी अकाउंट्स फर्स्ट। तो मैंने सारे अकाउंट ड्रॉ कर लिए। ये क्वेश्चन में मुझे दिए गए हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। ठीक है, किसी के स्कूल में ये टॉपिक हो यस चुका सर। है? नो सर। किसी के भी स्कूल में नहीं हुआ? नो सर। नो सर। ठीक है, तो ध्यान से समझना, टफ नहीं है, इजी है।
मैं ये रिकॉर्डिंग आपको सेंड करूंगा, आप इस रिकॉर्डिंग को देख देख के इस क्वेश्चन को जो मैं आपके सामने कर रहा हूं, आपने मुझे 3 टाइम्स ये क्वेश्चन करके भेजना है, 3 टाइम्स, मतलब उसकी पीडीएफ बना के भेजना, और तीनों पे, पहले वाले पे लिख देना 1, दूसरे वाले पे 2, तीसरे वाले पे 3। ऐसा ना हो कि एक ही बार करके उसकी 3 बार फोटो खींच के भेज दो, बेवकूफ मत बनाना मेरे को, ठीक है। 3 टाइम्स ये क्वेश्चन आपने मुझे करके भेजना है। पहले मैं कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग देख देख के आप पहली बार करोगे, फिर बिना रिकॉर्डिंग देखे दूसरी बार और तीसरी बार करोगे। अगर दूसरी और तीसरी बारी में आप तीसरी बारी में बिना अटके या बिना जरा से भी हेल्प लिए इस क्वेश्चन को कर जाते हो फुल फ्लेज्ड, तो चौथी बार नहीं करना, नहीं तो चौथी बार भी जरूर करना अगर अटक अटक गए तो इस क्वेश्चन, ठीक है। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो स्टेप नंबर 1 मैंने कर दिया। स्टेप नंबर 2, राइट द ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, यानी कि कैपिटल का बैलेंस बीडी और कैश का बैलेंस बीडी मुझे सबसे पहले लिखना है। कैपिटल के बैलेंस मुझे यहां से मिलेंगे और कैश का बैलेंस मुझे यहां से मिलेगा, ठीक है। कैपिटल के बैलेंस कितने हैं? 60,000 और 40,000, और कैश का बैलेंस है 6,300। यहां तक सबको क्लियर हुआ? मैं ना इधर काटता जा रहा हूँ, उससे मुझे याद रहेगा कि ये आइटम हो चुकी है। आपने नहीं काटना ऐसे, बस पहली बार क्वेश्चन कर रहा हूँ तो आपको समझाने के लिए मैं ऐसे काट रहा हूँ। स्टेप नंबर 3 है स्टार्ट द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल नाउ, यानी कि आप लोगों को मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले गुडविल की ट्रीटमेंट क्लियर की है उसकी लेजर पोस्टिंग होगी अब। यानी कि नया पार्टनर जो कैपिटल जो प्रीमियम लाया है और उस प्रीमियम को डिवाइड करेंगे और उस मनी को वो विड्रॉ करेंगे, और अगर कोई गुडविल एग्जिस्ट कर रही है तो वो राइट ऑफ होगी। इन सब की लेजर पोस्टिंग करनी है मुझे यहाँ पे, तो मैं आपके सामने कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। ए पॉइंट में उन्होंने बोला है दैट सी शुड ब्रिंग 30,000 एज इज कैपिटल, तो यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे बाय कैश 30,000 और यहाँ पे टू सीज कैपिटल 30,000। आपको याद होगा 11th में आप ऐसे करते थे, कैश अकाउंट टू सीज कैपिटल, तो यहाँ पे आप 2 अकाउंट बनाया करते थे, एक कैश का और एक सीज कैपिटल का। तो आप कैश की डेबिट साइड पे लिखते थे टू सीज कैपिटल और सी कैपिटल की क्रेडिट साइड पे लिखते थे बाय कैश। ध्यान है ना, ऐसा कुछ करते थे लेजर पोस्टिंग सबको? Yes, sir. यानी कि कैश अकाउंट में नाम आएगा कैपिटल का और कैपिटल अकाउंट में नाम आएगा कैश का। इज इट क्लियर? फिर इधर आएगा टू प्रीमियम, कितना प्रीमियम लाया? 10,000। 10,000 वो प्रीमियम लाया, तो कैश अकाउंट की प्लस साइड पे हमने टू प्रीमियम लिख दिया, और दूसरा इफेक्ट होगा प्रीमियम अकाउंट में। प्रीमियम अकाउंट मुझे यहाँ बनाने के लिए बोला नहीं है, इसलिए मैं उसको यहाँ पर नहीं बना रहा हूँ। एज्यूम कर लो इसका सेकंड इफेक्ट चला गया होगा प्रीमियम अकाउंट में। फिर गुडविल की ट्रीटमेंट की नेक्स्ट एंट्री क्या हुआ करती थी? क्या एंट्री होती थी? Distribute. Premium to A's capital account and B's capital account. यानी कि बाय प्रीमियम। अब इसके लिए मुझे सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिए, तो मेरी ओल्ड रेशियो है 3:2, ये मुझे यहाँ दे रखी है। मेरी न्यू रेशियो है 5:3:2। हाँ शमशेर बोलो, हाँ बोलो।
अच्छा, हम्म, अच्छा, हम्म, ठीक है। नहीं, ये काम मैं उनसे बोलो कि मैंने कल वहाँ क्लास लेनी है, तो वो मेरे को चाबी देके जाएंगी, मैं अपने सामने खड़े होकर करवा लूंगा, लेकिन लेकिन मेरा होना यहाँ काम जरूरी है नीचे, बहुत ज्यादा जरूरी है। वो मैं चाबी लेके करवा लूंगा, लेकिन उनको आप मेरा नाम लेके बोलो। हाँ, हाँ, तो इसकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगी 6 - 5, मतलब फॉर्मूला इज ओल्ड माइनस न्यू। तो इनकी इसकी हो गई 1/10 और इसकी भी आएगी 1/10, यानी कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 आ गई। वैसे किसी क्वेश्चन में कुछ भी आ सकती है, पर मैंने बात को सिंपल रखने के लिए ऐसी रेशियोज रखी हैं जिनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी इक्वल आ रही है। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. तो मैंने एक तरह से ये जो 10,000 का प्रीमियम वो लाया था वो डिवाइड कर दिया इक्वली, मतलब 1:1 की रेशियो। यहाँ पे बाय प्रीमियम आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, यानी कि मेरी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की 2 एंट्रीज यहाँ पर पोस्ट हो गई हैं। पहले वो कैपिटल प्रीमियम लाया और फिर मैंने प्रीमियम को डिवाइड कर दिया बिटवीन ए एंड बी, ये दोनों काम हो गए। अब तीसरा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का कॉन्सेप्ट था कि अगर वो कहेगा कि हमने विड्रॉ करनी है तो विड्रॉ करेंगे। तो देखो सी पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, हाफ ऑफ द प्रीमियम ब्रॉट इन बाय सी इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। अगर पार्टनर्स प्रीमियम विड्रॉ करेंगे तो कैपिटल पे क्या असर पड़ेगा? क्या असर पड़ेगा? कैपिटल पे क्या असर पड़ेगा से मेरा मतलब कैपिटल बढ़ेगी या घटेगी? अगर वो मनी को विड्रॉ करेंगे फ्रॉम द बिजनेस तो कैपिटल घटेगी या बढ़ेगी? कम होगी। कम होगी। और कैश बढ़ेगा या कम होएगा? कम होगा। कितना कितना? Sir, 2500 होगा ना? हाँ, 25. तो वो तो मैं पूरा लिखता जा रहा था, तब तो टोका नहीं, जब पूरा लिख दिया तब टोक रहे हो। उन्होंने क्वेश्चन में लिखा है हाफ ऑफ द प्रीमियम ब्रॉट इन बाय सी इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। ये ध्यान रखना, मैंने आपको जो क्वेश्चन बना के दिया है ना, मैंने इसके अंदर इंपॉर्टेंट बातों को ना बोल्ड कर दिया है, मतलब इस तरीके से प्रेजेंट किया है कि आपका ध्यान उस पर जाए। लेकिन सीबीएसई में ऐसा नहीं होता, वो लोग तो बहुत नॉर्मल स्टाइल में लिखते हैं ताकि बच्चा ध्यान ही ना दे पाए कि इसमें कोई काम की बात भी है। तो सीबीएसई में यही क्वेश्चंस आते हैं, बट ये है कि वो आपके लिए इजी बना के नहीं देते। मैंने थोड़ा सा उसको हाईलाइट कर दिया तो वो इजी लगता है क्वेश्चन करने में। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? Yes, sir. अब एक लास्ट स्टेप ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का होता था, क्या होता था? अगर कोई गुडविल बुक्स में एग्जिस्ट कर रही है तो वो राइट ऑफ होगी। तो इस क्वेश्चन के अंदर असेट साइड पर आपको गुडविल नजर आ रही है, Yes. सर तो इसको राइट ऑफ करना होगा हमारे को।
और राइट ऑफ करने का मतलब है कैपिटल कम हो जाएंगे टू गुडविल इन देयर ओल्ड रेशियो, मतलब 3:2, तो 9,000 और 6,000, मतलब बेसिकली हम कैपिटल को कम कर रहे हैं। और इधर जो बैलेंस शीट में गुडविल थी 15,000, वो एक तरह से राइट ऑफ हो गई 15,000, तो यहाँ पर नील हो गई, नील, मतलब कुछ नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, पर मैंने 15,000 लिख के -15,000 कर दिए हैं कि राइट ऑफ कर दिए, तो वो 0 हो गई। तो ये मैंने जबरदस्ती लिख के दिखाया, पर अगर आप इसको हटा ही दोगे तो उसका मतलब है राइट ऑफ कर दिया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। तो मैंने जो स्टेप्स आपको भेजे थे, उनको एक बारी आपके सामने खोल भी रहा हूँ। एक्चुअली मैं इसीलिए स्क्रीन चेंज नहीं कर रहा था बार बार कि अब मुझे स्क्रीन क्लियर करनी पड़ेगी, पर आप देख सकते हो इस क्वेश्चन के अंदर कि स्टेप नंबर 1 जूम आउट कैसे होगा? क्या यार, तुम मैं यूज करने भूल गया इतने दिनों से ऑनलाइन क्लास में। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको कहना ये चाहता था कि स्टेप नंबर 1 मेरा हो चुका है, स्टेप नंबर 1 मेरा हो चुका है, स्टेप नंबर 2 मेरा हो चुका है, स्टेप नंबर 3 मेरा हो चुका है। अब मैं स्टेप नंबर 4 करने जा रहा हूँ। ठीक है, स्टेप नंबर 4, तो ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो गया था? यस सर। ठीक है, मतलब ये कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल मेरी कंप्लीट हो गई है। अब मेरा अगला स्टेप मैंने लिखा है, आफ्टर कंप्लीटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल शिफ्ट टू अदर एडजस्टमेंट्स लाइक डेप्रिसिएशन, एवरेशन, बैड डेट्स, प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस एटसेट्रा। यानी कि यहाँ तक आपका सब कंप्लीट हो चुका है। इसको मैं यहाँ से काट रहा हूँ, ये सारी कंप्लीट हो चुकी है, इसको भूल जाओ। अब इसके आगे की बाकी की एडजस्टमेंट है, स्टॉक एंड फर्नीचर बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। तो जैसे 11th में किया करते थे ना कि स्टॉक और फर्नीचर ये दोनों डेप्रिशिएट होंगे, और वहां पर आप P&L में इनको लॉस दिखाते थे, यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट में इनको लॉस दिखाओगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट का बेसिकली मतलब यही है कि जो भी प्रॉफिट या लॉसेस आपको हो रहे हैं असेट्स को रिवैल्यू करने से, वो आप इसके अंदर दिखाओगे। डेबिट साइड पे सारे लॉसेस और क्रेडिट साइड पे सारे प्रॉफिट्स। बेसिकली ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है इन अ वे, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है। हेलो,
अरे यार आप, मैं क्लास ले रहा हूँ, मेरे को ये सब बात अभी मत बोलो, मैं आके देखता हूँ। ठीक है, तो स्टॉक एंड मतलब ये ध्यान रखना कि हम लोग डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। डबल एंट्री सिस्टम के अंदर हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट मुझे दिखाने हैं। तो अगर मेरा स्टॉक डेप्रीशिएट हो रहा है या फर्नीचर डेप्रीशिएट हो रहा है, तो इसका मतलब है एक इफेक्ट तो ये होगा कि मैं स्टॉक, ये मैंने 32,000 यहां से उठाया है और फर्नीचर 16,000, लेस 10%, मतलब इसका 1600 और इसका 3200, ये लेस करके मैं यहां लिखूंगा, ये हो गया 28,800 और ये हो गया 14,400। ठीक है, और साथ के साथ मैं इनको लॉस भी शो करूंगा। तो ये स्टेप क्लियर हुआ सबको। ये सब 11th बेस्ड है, इसलिए इसमें किसी को कुछ खास समझाना नहीं पड़ता। 11th में आप लोग P&L अकाउंट और बैलेंस शीट में डाला करते थे, वही जो एडजस्टमेंट्स करते थे फाइनल अकाउंट्स में, ये वैसा सही है। ठीक है, ई पार्ट क्लियर हो गया। यस सर। Yes. इधर से स्टॉक भी चला गया, इधर से फर्नीचर भी हो गया, इधर से गुडविल भी हो चुका है। ठीक है, अब हो गया, नेक्स्ट है अ 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी क्रिएटेड ऑन सन्ड्री डेटर्स एंड बिल रिसीवर। मतलब इन दोनों के ऊपर 5% का प्रोविजन क्रिएट करना है। तो यहाँ पर आएगा डेटर्स लेस प्रोविजन, ऐसे ही बिल रिसीवल लेस प्रोविजन। 11th में आप डेटर्स के ऊपर बैड डेब्ट्स और प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स लेस किया करते थे, वही एडजस्टमेंट है ये 5%। तो डेटर्स है मेरे 20,000 रुपए के, ये मैंने यहां से हटा दिए, और बिल रिसीवल है मेरे 7,000 रुपए के, इसका हो गया 10,000, मतलब 19,000, सॉरी 10,000 नहीं 1,000, 5%, तो ये हो गया 19,000, और इसका हो गया 350, यानी कि 6,750। तो ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, डेटर्स पे कितना है 1,000, और बिल रिसीवर पे कितना है 350, मतलब 1,350। ठीक है, क्लियर हुआ। यस सर। 6,650। एफ एडजस्टमेंट भी हो गई। जी एडजस्टमेंट है, वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग इज अप्रिशिएटेड बाय 20%, मतलब बिल्डिंग की वैल्यू को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए 20%। तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू पहले बुक्स में दे रखी है 40,000, अब वो प्लस एप्रिसिएशन करेंगे 8,000, तो ये हो गई 48,000, और यहाँ पे आ जाएगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग 8,000, यानी कि लैंड बिल्डिंग की वैल्यू भी अप्रिशिएट हो गई, बढ़ गई मतलब, तो ये हमारे लिए प्रॉफिट हो गया। फिर वो अगली एडजस्टमेंट कह रहा है, अ लायबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ 800 बी क्रिएटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लेम फॉर डैमेजेस। एक लायबिलिटी क्रिएट करनी है 800 रुपए की क्लेम फॉर डैमेजेस के नाम से। तो एक लायबिलिटी में डालेंगे क्लेम फॉर डैमेजेस 800 रुपए, और ये हमारी फर्म के लिए लॉस है क्लेम फॉर डैमेजेस के नाम से 800 रुपए। ठीक है, क्लियर है। Yes. अगला है, एन आइटम ऑफ 650 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड एंड हेंस शुड बी रिटन बैक। 650 रुपए की एक आइटम
क्रेडिटर्स के अंदर इंक्लूड है उसको हमें पे नहीं करना है एंड हेंस शुड बी रिटर्न बैक, मतलब हमारे को हमारे क्रेडिटर्स को रिड्यूस करना होगा। कितने के हैं? 40,500 लेस 650, 40,850। तो अगर एक लायबिलिटी कम हो जाएगी तो ये हमारे लिए प्रॉफिट है या लॉस? प्रॉफिट। तो रिवैल्यूएशन में ये प्रॉफिट्स में आ जाएगा 650 रुपए। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ सबको? उसके बाद वो कह रहा है आउटस्टैंडिंग रेंट 500 रुपए, प्रीपेड इंश्योरेंस 800 रुपए। आउटस्टैंडिंग रेंट मतलब एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई 500 रुपए, और प्रीपेड इंश्योरेंस मतलब एक असेट क्रिएट हो गया, प्रीपेड इंश्योरेंस एक असेट क्रिएट हो गया 500 रुपए, सॉरी 800 रुपए। तो आउटस्टैंडिंग रेंट तो हमारे लिए लॉस हो गया, क्योंकि अगर एक लायबिलिटी बढ़ रही है तो मतलब नुकसान है, और अगर एक असेट बढ़ रहा है तो प्रॉफिट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस। यहां तक क्लियर हुआ सबको? हाँ गोपाल, आ रहा हूं मैं तेरे पास 5 मिनट में। अच्छा अच्छा, बस दे 5 मिनट दे मेरे को। ठीक है, अभी फोन कर रहा हूँ तेरे को 5 मिनट में। प्रीपेड इंश्योरेंस हो गई 800 रुपए। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? यस सर। अब मैंने जो आप लोगों को व्हाट्सएप पे स्टेप्स भेजे हैं, एक बार आप वो स्टेप्स व्हाट्सएप पे खोल के देखो। तो उसके अंदर स्टेप नंबर 5 मैंने लिखा है, आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल एडजस्टमेंट्स check whether any undistributed profits oblique losses exist or not. If exist, distribute in our partners in our ratio. अब आप बैलेंस शीट में देखो क्या कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं? बैलेंस शीट में देखो, मैं इसके ऊपर ब्लू कलर से निशान लगा रहा हूं, देखो। ये जो मैंने ब्लू कलर से निशान लगाया ना, ये एडजस्टमेंट इनके बारे में है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ऑब्लिक लॉसेस। तो ये जो आपको दिख रहे हैं जनरल रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स है। मतलब हमने प्रॉफिट का कुछ पार्ट अलग से रख दिया था किसी पर्पस के लिए, उसे बांटा नहीं था पार्टनर्स में, बट हमने किसी पर्पस के लिए छोड़ दिया था। जैसे वर्कमैन कंपनसेशन फंड का मतलब है कि अगर वर्कर्स को काम करते हुए कोई चोट लग जाए तो उनको कंपनसेशन इस फंड में से दिया जाएगा, पर ये है तो प्रॉफिट जो कि पुराने पार्टनर्स को बिलोंग करता है। तो जब नया पार्टनर आता है तो वो ऐसे फंड्स को खत्म कर देते हैं। ऐसा क्वेश्चन में लिखा नहीं जाता, ये हमें हमेशा अपने आप करना होता है, ये याद रखनी पड़ती हैं बातें। तो मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रहा हूँ। बाय जनरल रिजर्व, ये ओल्ड रेशियो में डिवाइड हो जाएगा 6,000 और 4,000, और यहां से जनरल रिजर्व हट जाएगा। ऐसे ही बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड 5,000 है, 3,000 और 2,000, तो यहां से वर्कमैन कंपनसेशन फंड हट जाएगा। और इधर जो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिख रहा है 10,000 का, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है, ये पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा 6,000 और 4,000। ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि नया पार्टनर बोलेगा कि भाई मेरे आने वाले दिन तक कोई भी नुकसान है वो तुम लोग उठा लो, मेरे आने के बाद मैं नहीं उठाऊंगा ये नुकसान। मतलब मेरे आने से पहले वाला नुकसान, मेरे आने के बाद वाले की तो बात अलग है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ?
क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes. अब यहाँ पर आपको एक और फंड नजर आ रहा है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। उसके लिए अगली एडजस्टमेंट लिखी हुई है मैंने, मतलब अगला स्टेप लिखा हुआ है। वो स्टेप क्या है मैं रीड कर रहा हूँ, अपने मोबाइल से देख के रीड कर रहा हूँ। आप लोग चाहो तो खोल लो, नहीं तो सुन लो। नाउ ट्रांसफर ऑल दोज असेट्स एंड लायबिलिटीज एज इट इज इन द न्यू बैलेंस शीट हुज एडजस्टमेंट्स आर नॉट गिवन। अब बाकी के जो भी असेट्स और लायबिलिटीज बच गए हैं वो सेम टू सेम उतर जाएंगे न्यू बैलेंस शीट में। ये जो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है ये एक लायबिलिटी होती है, ये कोई प्रॉफिट नहीं है, ये प्रोविडेंट फंड है। प्रोविडेंट फंड का मतलब है एम्प्लॉइज अपनी सैलरी में से कुछ पार्ट कटवा रहे हैं कि जब हम रिटायर होंगे तो हमको ये पैसा मिलेगा। तो ये हमारी फर्म की एक लायबिलिटी है, इट्स नॉट अवर रिजर्व, ये एक लायबिलिटी है। तो ये एज इट इज उतरेगी न्यू बैलेंस शीट में। मतलब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 12,000। और कौन सी लायबिलिटी है जिसके बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं आई? एक तो बिल्स पेबल दिख रही है मुझे, आउटस्टैंडिंग सैलरी 13,300। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितनी है? 7,000। और उसके बाद असेट साइड पे कौन सा आइटम रह गई है? एक तो बैंक बैलेंस Bank और machinery. बैंक एंड मशीन। और मशीनरी। अब देख रहे हो ना, मैंने काट रखी है इसलिए आपको इजीली पता लग रहा है। अगर मैंने काटी ना हो ना तो स्टूडेंट ना कोई कोई आइटम दो दो बार डाल जाता है, बाद में सोचता है मेरी बैलेंस शीट तो मैच नहीं हो रही, अब क्या करूं। अब मेरा अगला स्टेप क्या है, ध्यान से देखो। अगला स्टेप है, मतलब अगला स्टेप से मतलब स्टेप नंबर 7। 6 स्टेप्स हम लोग कर चुके हैं। स्टेप नंबर 7 है firstly close revaluation account and divide its profit and loss in all partners in old ratio। मतलब अब मेरे पास ना एक्चुअली जगह नहीं बची है तो मुझे थोड़ा बहुत मिटाना पड़ेगा, मैं इसको मिटा के कर रहा हूँ, ठीक है। चलो ऐसे कर लेते हैं, हम इसको एक्सटेंड करके ना इसका प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे। कौन सी साइड बड़ी दिख रही है? क्रेडिट साइड बड़ी दिख रही है। 9,450 9,450 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5 2 6 8 3 11 और 8 19 और 5 24 2 3 5 और 6 और 7 2 9 2,000 आ गया। इसको लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ए एंड बी, मतलब 1200 और 800। तो ये आ जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट 1200 और 800। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? अब अगला स्टेप है सेकेंडली, मतलब ये एक्चुअली प्रॉफिट पार्टनर्स में डिवाइड होगा। यहाँ पे आप लोगों ने फंडामेंटल्स के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट ट्रांसफर किया था, तो वो अगर आपको याद है तो ये भी आराम से समझ में आ जाएगा मैं क्या कर रहा हूँ। मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहा हूँ बिटवीन पार्टनर्स, क्योंकि पुराना पार्टनर नए पार्टनर कह रहा है कि आज तक का जितना भी प्रॉफिट है वो तुम लोग बांट लो, आज के बाद हम तीनों में बटेगा जो भी बटेगा, ये आज तक का है। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. उसके बाद सर ये ओल्ड रेशियो में ही हुआ है ना? हाँ, ये सब ओल्ड रेशियो में मैंने स्टेप्स में लिखा हुआ है, आप ध्यान से स्टेप्स पढ़ लेना, स्टेप्स में लिखा हुआ है सब कुछ। उसके बाद मैंने लिखा है सेकेंडली क्लोज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड शो इट्स बैलेंस इन न्यू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। तो यहाँ पे जो भी बैलेंस निकलेंगे वो लायबिलिटी साइड पे आएंगे, यहाँ पर कैपिटल ए बी सी की मेंशन होगी। मैं ये बीच में से ये रेशो हटा रहा हूँ, ठीक है? समझ रहे हो बात? हाँ या ना तो बोलो जल्दी, टाइम खत्म हो रहा है। यस। तो ये कैपिटल के बैलेंसेस जो है ना वो इधर आ जाएंगे। और उसके बाद मैंने अगला स्टेप लिखा हुआ है थर्डली क्लोज कैश
ऑब्लिक बैंक अकाउंट एंड शो इट्स बैलेंस इन न्यू बैलेंस शीट एसेट साइड। तो अब यहाँ पर कैश का बैलेंस सीडी निकलेगा नया वाला, वो नया बैलेंस जो है वो इधर आ जाएगा कैश में न्यू बैलेंस शीट की एसेट साइड पे। और लास्ट स्टेप है फाइनली क्लोज न्यू बैलेंस शीट। ये दोनों इक्वल आनी चाहिए क्योंकि हमने डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो किया है, तो ये टैली होना चाहिए, बैलेंस मैच करना चाहिए। अगर ये मैच हो गया तो हमने सही किया है, नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ गलती हुई है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? yes, ठीक है, अब ये मैं स्क्रीनशॉट तो भेज ही रहा हूँ, साथ में रिकॉर्डिंग भी अभी भेज दूंगा। आपने इस क्वेश्चन को मुझे करके 3 बार सेंड करना है, फिर बताऊंगा आगे कौन से और क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, ओके। यस सर। आप लोगों Yes, की sir. क्लास अब कल नहीं होगी लेकिन परसों होगी, उसके बाद तरसों भी होगी, उसके बाद उसके अगले दिन भी, और मोस्ट प्रॉब्ली परसों ऑनलाइन ही नहीं होगी, ऑफलाइन होगी। ठीक है, इंस्टीट्यूट में तब तक वो मैं रूम रेडी हो जाएगा।